हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। ये जो हमारा आज का सेशन है जनरल साइंस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा सेशन चल रहा है जनरल साइंस का, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और लगभग 15 वीडियो आएगा जनरल साइंस के ऊपर। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसके रिगार्डिंग हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। स्पेशल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आगे आने वाले जो क्लासेज हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 45 डेज सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल साइंस में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो वो वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। बट ये हमारा जो सेशन है जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 7, इसमें हम लोग तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों प्रश्नों को करने वाले हैं, तीनों के सब्जेक्ट के, और ये हमारा मिक्स होगा। लेकिन जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टॉपिक से होगा और प्रीवियस ईयर को करते हुए हमारा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो ये जो हमारा सेशन होता है ये हिंदी इंग्लिश में होता है, आपको पता होना चाहिए। ये इसका टाइमिंग, इसका इस सेशन का जनरल साइंस के सेशन का टाइमिंग और जो हमारा 45 डेज सीरीज है उसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि जनरल साइंस जो हमारा है ये हमारा सैटरडे, संडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन ही आपको ये वीडियोस आपको मिलेंगे इन वीक, और ये 10 बजे सुबह आपको हमेशा अपलोडेड रहेगा। ठीक है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए आपको ये वीडियो इस टाइम में मिलना है। और हमने बताया था कि 45 डे जो सीरीज है और उसका वीडियो आपको 9 बजे मिलेगा, 9 बजे सुबह मिलेगा, और ये आपको मिल जाएगा बाकी दिनों में। ठीक है, मींस मंडे टू फ्राइडे आपको पूरा ये वीडियोस मिलेगा। वेडनेसडे को भी मिलेगा, वेडनेसडे को 2 वीडियो मिलेंगे, बाकी दिन वो एक वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल के साथ। व्हाई इज आर्गन गैस यूज्ड अलोंग विथ टंगस्टन वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते होंगे तो उसके अंदर टंगस्टन वायर का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे टंगस्टन का सिंबल क्या होता है एंड टंगस्टन वायर का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आर्गन गैस का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो आर्गन गैस का इस्तेमाल करने के पीछे कारण ये है कि टंगस्टन का जो होता है बल्ब के अंदर वो जल्दी से तुरंत ये गल ना जाए। ठीक है, तुरंत वो फ्यूज, आप देखते हो फ्यूज होता है तो वो गल जाता है, तो तुरंत गल ना जाए इसके लिए कहीं ना कहीं बल्ब के लाइफ को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनर्ट गैस है टंगस्टन। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ तो आपको चीजें दिखाई देगा अच्छा तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रिवेंट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम डिसेंड टू की, वो जल्दी ही खराब ना हो जाए। ओके, इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रिक गैस। इट इज ए टाइप ऑफ इनर्ट गैस। ओके, सवाल नंबर 2 की ओर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर की बात कर रहा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड आर दीज आर द सेमी कंडक्टर, बट क्वार्ट्ज एक सेमी कंडक्टर नहीं है। तो इस सवाल में उत्तर तो आपका सी हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मतलब होता है कि ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को एक कंडीशन में पास करने के कहीं ना कहीं उसके थ्रू पास हो सकता है, कंडीशन होता है उसके लिए। ठीक है, यहाँ बोला कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, ये सब सेमीकंडक्टर है, लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो सबसे ज्यादा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है हमारे अर्थ पे। ठीक है, अब देखिए अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। जितना भी मैं डेली के सेशन में आपको देता हूं सवाल की, ये सवाल को कमेंट करना तो जरूर कमेंट करें, बहुत फायदा होगा। ठीक है, और इस बात ध्यान रखिएगा। और इट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ए कॉन्टिन्यूस फ्रेमवर्क ऑफ SiO4, ये मतलब इसका है क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज को हम लोग SiO4 बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा। ओके, ये तो चलिए फॉर्मूला है, लेकिन अपन ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर कौन कौन है। ओके, सवाल नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो ऑप्टिकल फेनोमिनन दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो। देखिए बरसात के समय में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता होगा, रेनबो दिखाई देता, क्यों, किसके कारण? तो डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस या रिफ्लेक्शन। तो देखिए सवाल नंबर 3 का उत्तर होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है कि देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब कोई बीम से कोई लाइट को पास कराते हैं तो देन व्हाइट लाइट डिस्पर्स या डिस्पर्स इनटू 7 लाइट, 7 लाइट में बढ़ जाता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट उसको हम बोलते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही आपको रेनबो दिखाई देता है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स उसके कारण। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में ध्यान रखिए। वन ऑफ द नेचर मोस्ट स्प्लेंडेड मास्टरपीस इज द रेनबो, ये तो लिखा है, चलिए अलग बात है। रेनबो इज एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड वन मोर पीसेज ऑफ एविडेंस दैट इज विजिबल लाइट इज कंपोज ऑफ, देखिए वेवलेंथ की बात
स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी हमको रेनबो में दिखाई पड़ता है। रेनबो एग्जाम्पल है डिस्पर्सन का। रेनबो हम लोग देखते तो हम लोग एक जो कहने का मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ का वो भी हमें वहां से दिखाई पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस के थ्रू। अब ये कुछ ऐसे लाइट हैं, कुछ रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ आपको दिखाई पड़ रही है। ओके, अब देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो आपके सामने है गामा रेज, ओके, एक्स रेज, यूवी। ये जब हम घट रहे हैं ना तो फ्रीक्वेंसी भी कम रहा है, समझ रहे बात को। अब जब फ्रीक्वेंसी जिसका कम उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी देखिए लॉन्ग रेडियो वेव्स के होते हैं तो उसके वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपके नीचे है ये आपका क्या है, ये आपका है स्पेक्ट्रम, मीन्स की लाइट, 7 लाइट का स्पेक्ट्रम है। और ये रेनबो आपने देखा होगा तो उसमें आपको विविग्योर जिसको आप याद करते हैं, ठीक है, विविग्योर, बैगनिया, पिनाला, तो ये वायलेट है। और ये देखिए हम जैसे ही इधर से इधर होंगे, अगर विविग्योर ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे ही इधर से इधर होंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो पूछता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको दिखाई पड़ता है। ओके, अब से पूछा सबसे कम वेवलेंथ किसका, तो वायलेट का होगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पूछेगा ना तो वायलेट से स्टार्ट होगा फ्रीक्वेंसी और रेड के सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपकी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए अल्ट्रा वायलेट है रे है और इधर इंफ्रारेड रे है, इसके बीच में सारे कलर्स आते हैं, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं। बाकी सारी चीज तो दिखते नहीं है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ 760 mm कॉलम ऑफ मरकरी, 70-60 mm कॉलम ऑफ मरकरी जो प्रेशर एक्सर्ट किया था 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको क्या बोलते हैं। देखिए उसको बोलते हैं 1 एटम बोलते हैं, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एटम नॉट एटीएम, इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ओके, तो आपके सामने है, ये देख सकते हैं कि 1 पास्कल जो होता है एक प्रेशर इक्विवेलेंट टू एक्सर्टेड व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई। देखिए 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करेंगे तो 1 पास्कल के बराबर होगा। 760 mm कॉलम मरकरी पर अगर प्रेशर हम लाएंगे 0 डिग्री पर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। 1 मीट्रिक यूनिट प्रेशर लगाएंगे तो उसको हम लोग बोले 1 बार। ओके, इट इज विस्कोसिटी ऑफ, देखो 1 पोइज के मतलब क्या होता है, एक फ्लूइड का जो विस्कोसिटी होता है उसके ऊपर ये होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही है 1 पोइज का डिफिनेशन। तो 1 एटम याद होना चाहिए कि प्रेशर जो एक्सर्ट किया था 760 mm कॉलम ऑफ मरकरी पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। सवाल नंबर 5 की ओर चलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का एसआई यूनिट पूछ रहा है, जूल होगा, बहुत सिंपल सवाल है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे, ओके, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी निकलेगा। दोनों का एसआई यूनिट जूल ही होता है, डेट, तो मैकेनिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा जूल। सवाल नंबर चलेंगे 6 की ओर। व्हेन एक सेकंड, मैंने 5 नंबर सवाल आई थिंक छोड़ देने, ठीक है, 6 नंबर सवाल को चलेंगे। When deep sea fishes are brought to the surface, देखिए बहुत समुद्र के अंदर बहुत मछलियां हैं, ठीक है, और उसको अचानक हम ऊपर लाते हैं तो वो अचानक फट जाती है क्योंकि उनके ब्लड में, उनके बॉडीज के जो ब्लड है वो बहुत ही अब यहाँ पूछ रहा है कि फ्लो एट वेरी, क्या वो वेरी हाई स्पीड से या वेरी लो स्पीड से या उनके पास लो प्रेशर होता है। देखिए आप जो भी अगर हम बात करेंगे समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं वो पहला बात क्या है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है क्योंकि वो ठंड में है, बहुत नीचे बहुत ठंड होती है, जैसे ही नीचे हम लोग समुद्र के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। अचानक उसको हम लोग जाल से निकालते हैं, मतलब जो भी आर्कटिक वाला रीजन में हम बात करेंगे, तो जैसे हम अचानक निकालेंगे तो मेंटेन नहीं कर पाती हो अपने टेम्परेचर को बाहर, तो इसलिए उसकी जो होती है वो फट जाती है, ठीक है, अचानक वो वर्स्ट कर जाती है, तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। The outside rear view mirror of modern automobile is marked with warning। देखिए आप अगर बाइक देखते होंगे बहुत सारे, तो बाइक में आपके जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं उसमें क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो वस्तु में, दर्पण में जो वस्तु दिखाई दे रही है उस दिखाई देने की तुलना में वो करीब है। तो ये जो दर्पण कौन से दर्पण होते हैं, क्या प्लेन मिरर होते हैं, क्या कनकेव मिरर होते हैं विथ लार्ज फोकल लेंथ, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं या कॉन्केव मिरर विथ स्मॉल फोकल लेंथ। तो ध्यान दीजिएगा वो होते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर होते हैं मींस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू मिरर हमारे बाइक में, जो इसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर दे अपीयर,
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए समझिएगा, द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इज मेड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सो दैट इट कैन गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। देखते हो कि बहुत दूर तक कवर करता है, वाइड एंगल में कवर करता है, आप बाइक चलाते होंगे तो। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के मिरर में जो डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोकस और पोल के बीच में इस बात को ध्यान रखिए, जो भी चीजें होंगी वो स्मॉलर दिखाई पड़ेंगी। ओके, और फार्दर दिखाई देगी जितना वो रहेंगे, वो इस बात को ध्यान रखिएगा। सो इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए ये चीज लिखा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे इतना याद रखिए, बहुत है। ठीक है, ज्यादा रीजन जाने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 8 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 8 कहता है कि टू रिएक्टेंट इन अ फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल ऑफ अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। दो ऐसे रिएक्टेंट है जिसको हम रूम टेम्परेचर में फ्लास्क में रहते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है, और उसको जब हम लोग कहने का मतलब ये है कि गैस, उस गैस को अगर हम लाइम वाटर पे से रिएक्शन कराएंगे तो वो मिल्की कर देगा। ठीक है, दूधिया रूप से वो कलर दिखाएगा। तो वो कौन है? वो है जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद उससे ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, MgCl2, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस दोनों के निकालने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो मैग्नीशियम क्लोराइड निकलेगा, और वाटर H2 वाटर निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चीज आपको निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते बुलबुला दिखाई पड़ता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर के साथ हम मिलाएंगे, लाइम वाटर जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वो कलरलेस होता है, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। जब उसके साथ हम इसको मिला देंगे देन वो कैल्शियम कार्बोनेट निकालेगा, प्रोड्यूस करेगा, और वो एक तरह के दूधिया होगा, मीन्स की व्हाइट कलर का होगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर सवाल में चलते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? In some people only X chromosome are found this condition। अब देखिए, केवल X क्रोमोसोम पाया जाएगा, तो इस तरह के कंडीशंस को क्या कहते हैं? ओनली X क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोला कि X केवल X गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस तरह के स्थिति को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा कि जब भी X क्रोमोसोम की बात करेगा तो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं या बोल सकते हैं कि लड़कियों में होता है। और जैसे कि देखिए, महिलाओं में कितनी क्रोमोसोम्स होती हैं? एक्स क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें केवल X क्रोमोसोम ही पाया जाएगा, केवल X। जैसे XX होना चाहिए, ठीक है, XX होना चाहिए, लेकिन उसमें केवल X पाया जाएगा, तो वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। ठीक है, ओके, अभी हो गया। आपके सामने डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या? देखिए, बेसिकली जो भी जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा X क्रोमोसोम, 23 जोड़ा Y क्रोमोसोम, जो कि मेल फीमेल से मिलता है उसको। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21वां नंबर पर जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें ट्राइसोमी हो जाता है, मीन्स कि उसमें 3 पाया जाता है। जोड़ा पाया जाना चाहिए, X Y ऐसे होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ट्राइसोमी मीन्स कि 21वां नंबर वाला क्रोमोसोम है, वहां पे 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। पहले 2 तो है, एक और हो जाएंगे, तो उसको बोल देंगे डाउन हो गया। क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को बोलते हैं डाउन, और ट्राइसोमी 18 को बोलते हैं एडवर्ड। क्या बोलते हैं? एडवर्ड। अब एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम एक और ज्यादा हो जाता है। ओके, मतलब इस तरह के कंडीशन जिसमें जो बच्चा जन्म लेगा उसमें ध्यान रखिए, बच्चा में क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें X क्रोमोसोम और हो जाएगा। XY क्रोमोसोम से कोई चाइल्ड जन्म लेगा, मींस एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, देन दैट इज सेड टू बी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, से वो ग्रसित है। तो मैंने आपके सारे सिंड्रोम बता दिए जो कि कभी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 कहता है कि मैच करना, आपको कुछ ऐसे थ्योरीज हैं, कुछ इधर आपके साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए सवाल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा पिछला लेक्चर जो देखा होगा, तो उनको इजीली रूप से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2-3 थ्योरी के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए क्या है डार्विन। तो डार्विन ने थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क की बात करेंगे तो इन्होंने थ्योरी दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड सिम्टम। ह्यूगो डी बेरीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ओपेरिन का थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, और ह्यूगो डी बेरीज तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन का दिया था। ठीक है, ओके, तो ए का 4, बी का 1 और सी का आपके देख रहे हैं 2 होगा, और डी का 3 होगा।
तो आपके सामने है ये जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थ्योरी जो आपको कुछ ऐसे थ्योरी है जो याद होना चाहिए। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछेगा तो अपेरिन, ओके अपेरिन। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, हाँ, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी द लिम्फोसाइट सेल आर फॉर्म। देखिए लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहा है, इरिथ्रोसाइट की बात नहीं कर रहा है। अगर आपसे कोई रेड ब्लड सेल की बात करे, आरबीसी की बात करे, इरिथ्रोसाइट की बात करे कि कहाँ बनता है, तो बोन मैरो इजिली आंसर करिए, नो डाउट। लेकिन जब लिम्फोसाइट की बात करेगा तो लिम्फोसाइट बोन मैरो, स्प्लीन, यहाँ स्प्लीन में भी बनता है, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में बनता है और स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है, समझ बात को। लेकिन यही अगर पूछेगा कि आरबीसी, आरबीसी का कब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है 120 दिन होता है, लेकिन आरबीसी का जो कब्र गाह है जो है जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए। तो आरबीसी के ग्रेवयार्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो बोलते हैं स्प्लीन को, कहाँ बोलते हैं, स्प्लीन को। पलीहा में आरबीसी की मौत हो जाती है, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। और लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट जो है ये भी आपको पलीहा में इसकी मौत होती है। लेकिन लिम्फोसाइट दोनों जगह बनता है, बोन मैरो में भी स्प्लीन में, लेकिन आरबीसी केवल बोन मैरो में बनता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल नंबर 12 की, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर 12 ये रहता है, इन ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो होते हैं वो किससे अटैच होता है। अपेंडिक्स आपको पता है, अपेंडिक्स एक ऐसी संरचना है, एक तरह का वेस्टिजल ऑर्गन, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपेंडिक्स है वो जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अपेंडिक्स एक हॉलो ट्यूब है जो कि आपके एक इंड पे जुड़ा होता है सेसम पे, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ ये चीज है अपेंडिक्स, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ विजल्स। देखिए तो यहाँ पे मैंने लगाया नहीं सही स्लाइड, अरे वो विजल्स का नाम बताइए, वाहिका का नाम बताइए जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को स्टोमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर के पास पहुंचाता है। तो जब भी अगर इसकी बात करें कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर के पास पहुंचाने का काम करेगा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को, तो आंसर होगा पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन हेपेटिक पोर्टल वेन इज द राइट आंसर। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो आपका देख सकते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाज से, स्प्लीन से लीवर के पास पहुंचाने का काम करता है ये हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 क्या कहता है, सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। 14 कहता है कि कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन की तरह काम करता है। तो जब इंडोक्राइन डक्ट, जो जिस ग्लैंड में डक्ट हो, एक्सोक्राइन जिस डक्टलेस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, तो ये दोनों ग्लैंड के रूप में जो काम करता है वही स्रावी अंतःस्रावी, वो है पैनक्रियाज। क्या उत्तर रहेगा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम को अपने थ्रू पास कराता है, जैसे लैक्टिक हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्टलेस होते हैं। कौन से होते हैं, डक्टलेस होते हैं, और इससे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज के जो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इसमें क्या डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं होते, और ये ग्लैंड क्या हो गए, इंडोक्राइन। लेकिन एक जो है जिसको बोलते हैं बृहस्रावी, उसमें डक्ट होते हैं, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाज से निकलता है, जो फूड में जाके मिल जाएगा, और कुछ 3 एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। तीनों का काम आपके सामने है। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टिलाइड में और एमिनो एसिड में बदलता है। एमाइलेज की बात करेंगे, स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में चेंज करता है। लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में चेंज करता है। तो पैनक्रियाज जो ऐसा है कि दोनों तरह से काम करती है, ठीक है। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि पॉलिश राइस का अगर इस्तेमाल करते हैं अपने ह्यूमन डाइट में तो क्या हो जाएगा, कौन सा बीमारी। तो ये पॉलिश राइस की बात करेंगे तो ज्यादातर अगर हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिश राइस का, तो जो बीमारी होगा वो हो जाएगा बेरी बीमारी हो जाएगा B1 के कारण। तो बेरी इज कॉज्ड बाई, ध्यान रखिए B1, और इट इज कॉज, अगर हम इस्तेमाल करेंगे पॉलिश राइस, ठीक है,
यूज्ड ऑफ पॉलिश्ड है, अगर पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वेरी वेरी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स, किसके कोशिकाओं में एंजाइम नहीं पाया जाता। देखिए आपके लाइकेन की बात कर ले, वायरस की बात कर ले, एल्गी की बात कर ले, बैक्टीरिया की बात कर लेंगे, सारे के सेल्स में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग रूप में पाए जाते हैं लेकिन सारे के सेल्स में एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आपके सामने ये मैंने स्लाइड लगाया है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये वीडियो को पॉज करिएगा और देख लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सब सारे के सेल्स में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 17 कहता है कि कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा पैथोजन, तो कॉमन कोल्ड के लिए जो पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल है वो है राइनो वायरस। कौन सा है? राइनो वायरस, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 18 कहता है कि जो गार्लिक में जो सुगंध मतलब एक अलग तरह का जो आप देखते होंगे विशिष्ट गंध जो आपको पता चलता है लहसुन में, वो किससे कारण होता है? वो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक सल्फर कंपाउंड। क्या होता है? सल्फर कंपाउंड। इसलिए गार्लिक का जो एक तरह के विशिष्ट गंध आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें होता है एलाइल मिथाइल सल्फाइड। कौन सा होता है? एलाइल मिथाइल सल्फाइड प्रेजेंट होता है, इसलिए गार्लिक में हमें एक तरह का ऑर्डर देखने को मिलता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व कौन है। देखिए अगर हम बात करेंगे सबसे भारी और सबसे हल्के तत्व की अगर हम बात करेंगे तो सबसे भारी तो ऑस्मियम होता है, सबसे हल्का लिथियम है। कौन सा? लिथियम। आपके सामने है कुछ ऐसे हल्के तत्व जो आपको दिखाई पड़ेंगे 19 नंबर सवाल में, ओके। जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड पोटेशियम, ये सारे लेटेस्ट मेटल्स हैं। कौन सा? लेटेस्ट मेटल है। सवाल नंबर 20 की बात करेंगे। सवाल नंबर 20 का तो उत्तर आपके सामने है, बता रहा है कौन सा इसमें है जिसमें आपको सिल्वर नहीं प्रेजेंट है। नाम तो सब में सिल्वर लगा लेकिन सिल्वर नहीं उसमें। देखिए हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है AgCl, ठीक है, मतलब सिल्वर क्लोराइड, उसको बोलते हैं सेरार गायराइट, ओके। रूबी सिल्वर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला देखिए बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला Ag2S Sb2S3, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरायर गायराइट, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तो रूबी सिल्वर हम लोग कवर कर लिया। लूनर सिल्वर को हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक बोलते हैं, इसका फॉर्मूला AgNO3। लेकिन जर्मन सिल्वर जो है नाम का सिल्वर है, एक नया सिल्वर इसको बोलते हैं, निकेल बरास भी इसको बोलते हैं। इसमें कॉपर, निकेल और जिंक होता है, ओके। इस बात को जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं पाई जाती, ओके। सवाल नंबर 21 की बात करेंगे कि एंटी फ्रीज के रूप में ऑटोमोबाइल इंजन में किसका इस्तेमाल, कूलेंट के रूप में या एंटी फ्रीज के यहाँ पे क्या है, एंटी फ्रीज के रूप में इस्तेमाल किसको करते हैं? इंजन में, ओके। विंटर के समय में बहुत सारे जो इंजन है उसके अंदर जम न जाए चीजें, तो एंटी फ्रीज के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल में, उसका इस्तेमाल करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी यहाँ पे ग्लाइकोल होगा, इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटी फ्रीज और कूलेंट के रूप में, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो आप इस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है और ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है जो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बाकी तो पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार। बेंजीन के लिए कौन सा कथन सही है? क्या इसमें 6 सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? क्या इसमें 12 सिग्मा एंड 6 पाई बॉन्ड होते हैं? तो आपके सामने है, उसमें देखिए अगर बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में आपके 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कैसे? आपको मैं अगर बता दूं कि बेंजीन एक तरह का अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ओके। इसका एरोमेटिक ऑर्डर ऑफ बेंजीन में ये आपको सुगंध पता चलेगा, ओके। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ओके। इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एटम्स होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मींस कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही उसमें पाए जाते हैं, एक नहीं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको गैसोलीन लाइक ऑर्डर, इसमें कलरलेस लिक्विड एक तरह का है, कैच फायर बहुत जल्दी से इसमें आग पकड़ लेगा। अब देखिए किससे इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए थे। देखिए कार्बन कार्बन के बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा, ओके। तो अब पाई बॉन्ड है जो कार्बन और कार्बन के पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये देखिए ये जो है आपके एच आप देख पा रहे होंगे, इधर यहाँ पे C है, C है, C है, C है, Cl, C6H6। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है आपके पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड, और बाकी सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, ये सारे कौन बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, ओके। कौन सा बॉन्ड है?
सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। किसमें? तो आपके बेंजीन में। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा ग्लास है जो अल्ट्रा वायलेट रे को काट सकता है, मीन्स बचाता है हमें। देखिए, तो वो ग्लास है क्रूग ग्लास। क्रूग ग्लास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाता है। ओके, इसको सीरियम ऑक्साइड से बना होता है जो आपका क्रूग ग्लास होता है। अब इसके सामने है सारे ग्लास के बारे में। सोडा ग्लास, जो बोतल विंडो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। पायरेक्स, जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कुकवेयर में इस्तेमाल होता है। और जेना ग्लास, जो उसको केमिकल वेयर में इस्तेमाल करते हैं, वो किसको बोलते हैं? जेना ग्लास। तो आपके सामने सारे ग्लासेज हैं आपके सामने। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि जो पाउडर का नाम बताइए जो हम लोग फिंगरप्रिंट में इस्तेमाल करते हैं। फिंगरप्रिंट बहुत सारा मल्टी कलर कोई सरफेस है, बहुत सारा उसमें कलर लगा हुआ, और वहां पे फिंगरप्रिंट हमें डेवलप करना है तो कहाँ क्या करेंगे? तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लोरोसेंट पाउडर। कैसे? आपके सामने है, देखिए। ग्रे और ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं फिंगरप्रिंट की पहचान करने में, लेकिन यहाँ पे जब वेस्ट कॉन्ट्रास्ट सरफेस रहेगा तब। लेकिन जब सरफेस मल्टी कलर इस तरह के सरफेस आपको मिले तो वहां पे फ्लोरोसेंट पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 25 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 25 बहुत ही इजी है। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि कुकुमेरियाज एंड एस्टेरियासिस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस फाइला से? तो ये सारे जो हैं, ये दोनों हैं जो इकाइनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं। ये सामने आपके ऑप्शन है कि इकाइनोडर्माटा जो होते हैं उसके अंदर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओके, जो कोइलम का पार्ट होता है उसका मेन फंक्शन लोकोमोशन एंड कैप्चर ऑफ फूड है। इकाइनोडर्माटा जैसे सी आर्चिन्स हो गए, हार्ट आर्चिन्स हो गए, ओके, सी लिलीज हो गए, ककेमेरिया सी ककम्बर इसको बोलते हैं, ओपिट्यूरा, विटल स्टार इसको बोलते हैं, सारे आपके इकाइनोडर्माटा के आपके सदस्य हैं, ठीक है। एनलिडा की बात करेंगे तो रिंग बॉम्ब जिसको बोलते हैं एनलिडा से संबंधित है। ओके, लार्ज फाइलम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें आपको अर्थ बॉम्ब आपको देखने को मिलेगा, फेरेटिमा इसको बोलते हैं। मोलस्का ट्रिपोप्लास्टिक कोलमेट्स हैं जो बिलेटरस सिलेमेट्री के साथ पाए जाते हैं। ओके, और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल है, ठीक है, जिसमें आपको 9 लाख स्पेसीज आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने 25 सवाल को किया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो हमारा आगे वाला सेशन जो आएगा डेली 10 बजे, मीन्स कि आपका सैटरडे संडे एंड वेंसडे को जो हमारा साइंस का लेक्चर आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर को करवाया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो बचा रहेगा जो भी टॉपिक्स उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।